बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम रावलपिंडी में मारा गया है। हमलावर ने बशीर को नजदीक से गोली मार दी। रावलपिंडी में दुकान के बाहर गोली मारी। हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नजरिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहे। India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? FATF की लिस्ट में आप ही थे, हम तो नहीं थे। वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज नहीं थे। कहां से पूरी दुनिया टेरर के लिए किसको ब्लेम करती है? हमें तो कच्चा खा जाएगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की एक सीधे खोपड़ी में गोली मारकर उसकी खोपड़ी खोल दी इस बार। अब पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कैसा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चींटी भी मरेगी तो ब्लेम भारत पे जाना है, भारत की रो पर जाना है। अब पाकिस्तानी मीडिया चीख कर कह रही है कि रो ने कर दिया, उसने कर दिया, पता नहीं किस तरीके की बातें। मतलब पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जाहिल लोग हैं यहाँ पर। पाकिस्तान का कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसमें एक वजह और भी है। जब कभी भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान दोनों इक्वल थे। फिर बाद में कुछ पाकिस्तान वालों ने ऐसा किया, वहाँ पर जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, स्कूल कॉलेज थे, उन्हें बंद करके वहाँ पर उनकी जगह पर मदरसों का निर्माण कराया गया। मदरसों का निर्माण कराया, उसके बाद में वहाँ के बच्चों ने मदरसों में मदरसा छाप पढ़ाई पढ़ी। आज वो युवा हो गए हैं, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति थाम रहे हैं वहाँ की। और आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को देख लो और मदरसा छाप वालों को देख लो। उनके अंदर सिर्फ वहाँ पर नफ़रत फैलाई गई और इसी नफ़रत का खामियाजा आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खैर धीरे धीरे करके चुन के पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा क्या कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बॉम्ब। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है। और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। ये कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? कौन ये कर रहा है कि टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? FATF की लिस्ट में आप ही थे, हम तो नहीं थे। वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज नहीं थे। कहां से पूरी दुनिया टेरर के लिए किसको ब्लेम करती है? बिलावल साहब को ये भी पता होना चाहिए कि क्या कहां पे, किस कंट्री में सबसे ज्यादा UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हैं, कहां सबसे ज्यादा UN डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिलावल साहब क्यों ये बार बार दुनिया को दिखाना चाहते हैं
कि हमारे पास आतंक आ रहा है, टेरर आ रहा है और हमारे पास दहशतगर्दी आ रही है तो पूरी दुनिया चलेगी। क्या पूरी दुनिया के पास पहली बार दहशतगर्दी पहुंच रही? मुझे तो नहीं लगता। व्हाई इज बिलावल भुट्टो ट्राइंग टू शो कि कुछ प्रॉब्लम देखो, आप हमें नहीं संभालोगे, हमें नहीं बचाओगे तो आप भी मरोगे। ये दहशतगर्दी के लिए जिसको ब्लेम करते हैं अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसने बैठाई? आप ही ने बैठाई, राइट? और ये भी है कि ये सोचने वाली बात कि वो तालिबान जिसको जिसको अभी थोड़े दिन पहले तक और आपके पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद उनके मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ, अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमी है, कोविड के बाद इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है, और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है, भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं, उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं, और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है,
तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे, एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था, उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था।